सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस ने ट्विटर की जांच शुरू कर दी है। थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की जांच टीम ट्विटर इंडिया के 2 दफ्तरों में जांच और पूछताछ के लिए पहुंची, लेकिन दिल्ली स्थित ट्विटर के लाडू सराय के दफ्तर और गुरुग्राम के दफ्तर में पुलिस की जांच टीम को कोई नहीं मिला। बीजेपी ने टूल किट बनाने का आरोप कांग्रेस पर लगाया था। ट्विटर ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाया था। इस पर दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था कि ऐसा लेबल लगाने के पीछे क्या आधार और क्या जानकारी है, उसे ट्विटर साझा करे। कल ट्विटर और फेसबुक के लिए गाइडलाइन देने की मियाद भी खत्म हो रही है। दोनों ने अब तक जवाब नहीं दिया है। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को गाइडलाइन बनाने के लिए 3 महीने का वक्त दिया था। सरकार ने वैक्सीनेशन के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए 18 से 44 साल के लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से छूट दे दी है। नए नियम के तहत ये लोग सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ अपॉइंटमेंट भी ले सकेंगे। ये सुविधा फिलहाल सरकारी सेंटर पर होगी। वैक्सीन को लेकर चल रही राजनीति के बीच आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली को आज 1.5 लाख वैक्सीन मिल गई है। इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर वैक्सीन उपलब्ध न कराने का आरोप लगाया था। राज्य सरकारें सीधे खरीदने के लिए कंपनियों से बात करती हैं तो कहते हैं कि वो कंपनियां बताती हैं जी केंद्र सरकार हमसे बात कर रही है, हम तो केंद्र सरकार के साथ बात कर रहे हैं। तो ये क्या मजाक बना रखा है वैक्सीन को लेकर? ये गंभीर बीमारी है, इस पर थोड़ा सा गंभीरता से विचार करें और गंभीरता से स्टैंड उठाएं। इस बीच फाइजर ने साफ कर दिया है कि वो सीधे केंद्र सरकार को ही वैक्सीन डोज उपलब्ध कराएगी। केंद्र सरकार ने भी कहा है कि वैक्सीन को लेकर फाइजर और मॉडर्ना उसके संपर्क में है। Or both Pfizer and Moderna, most of the time their orders books is already full. So it is depending on their surplus how much they can provide to India. They will come back to Government of India and will ensure and facilitate कि उसके बेसिस पर हम वो सारी चीजें स्टेट लेवल पर उसको सप्लाई किया जा सके, कोऑर्डिनेट किया जा सके, फैसिलिटेट कर पाए। कोरोना के इंडियन वेरिएंट को लेकर हुए विवाद में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार को धमकी दी है। कांग्रेस के सांसद और वकील विवेक तन्खा ने कहा है कि अगर बीजेपी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ FIR वापस नहीं लिया तो मानहानि का मुकदमा करेंगे। कौन सा अपराध कर दिया कमलनाथ जी ने जिसके लिए ये सेक्शन 188 और सेक्शन 54 का उपयोग किया जा रहा है? हम तो जिस दिन चाहें हम इसको चैलेंज कर सकते हैं। कल को एक बड़ा मानहानि का मुकदमा भी इसमें बन सकता है। दरअसल कमलनाथ ने कोरोना के इंडियन वेरिएंट को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने उन पर भ्रामक जानकारी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। बीजेपी की शिकायत पर भोपाल क्राइम ब्रांच ने कमलनाथ के खिलाफ धारा 188 और 54 के तहत मामला दर्ज किया था। कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच आज कुछ राज्यों में पाबंदियों की मियाद बढ़ा दी गई। बिहार में लॉकडाउन 1 जून तक बढ़ाया गया है। आपदा प्रबंधन ग्रुप की सिफारिश पर यह फैसला हुआ। हालांकि खाद कृषि यंत्रों की दुकानें 7 दिन खुली रहेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में संक्रमण के मामले घट रहे हैं, लेकिन सावधानी जरूरी है। वहीं उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 1 हफ्ते बढ़ाया गया है। उत्तराखंड में अब 1 जून तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। जरूरी चीजों की दुकानें 4 घंटे की बजाय 3 घंटे खुली रहेंगी। वहीं संक्रमण के मामले घटने के बाद मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र, गुजरात से सटे 5 जिलों में आज से अनलॉक की शुरुआत हुई। हालांकि शुरुआती छूट मामूली है। महाराष्ट्र सरकार 1 जून से 4 चरणों में अनलॉक शुरू करने के संकेत दे चुकी है। स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक ने WHO से कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। इस मंजूरी के बाद कोवैक्सीन लगवाने वाले भारतीय विदेश यात्रा कर सकेंगे। भारत बायोटेक के आवेदन पर मई के आखिरी या फिर जून के पहले हफ्ते में WHO की बैठक हो सकती है। अब तक भारत में कोविशील्ड को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी मिली है। भारत में स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन आज से शुरू हो गया है। इसके साथ ही रूस की RDIF और भारत की पनेशिया बायोटेक ने ऐलान किया है कि वो भारत में हर साल 10 करोड़ स्पुतनिक V का उत्पादन करेंगे। कई राज्यों के साथ देश में भी कोरोना के नए मामले के कम होने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में 2,22,315 नए मामले आए। मरने वालों की संख्या 4,454 पहुंच गई। 24 घंटों में ठीक होने वालों की संख्या 3,02,544 रही। कोरोना के मामले बेशक कम हो रहे हों, लेकिन ब्लैक फंगस के बढ़ते केस से सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में ब्लैक फंगस की दवाइयों की कमी है। केंद्र सरकार के पास जितनी दवा है वो सारे स्टेट्स में बांट रही है।
दवाई की बहुत ज़्यादा कमी है, उसकी भी प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। 500 के करीब मरीज हैं और 4 इंजेक्शन 2000 इंजेक्शन डेली चाहिए। उधर एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि ब्लैक फंगस का संक्रमण लोगों के मिलने से नहीं होता। जिसको म्यूकरमाइकोसिस है वो और किसी व्यक्ति के साथ बैठा है तो ऐसा नहीं है कि उसको फंगल इन्फेक्शन उससे फैल जाएगा, तो ये समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर गुलेरिया ने भी कहा है कि तीसरी लहर में बच्चों से ज्यादा संक्रमित होने की आशंका बेवजह है। बच्चे हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनको कम इन्फेक्शन होता है और अगर इन्फेक्शन भी होता है तो बहुत माइल्ड रहता है। इसलिए ऐसा कोई लक्षण, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि जो थर्ड वेव है उसमें बच्चों में ज्यादा होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर थे। सीएम योगी ने बीएचयू में भारतीय सेना के डीआरडीओ द्वारा बनाए गए 750 बेड की सुविधा वाले राजन मिश्र कोविड अस्पताल और ब्लैक फंगस वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान जरूरी दिशा निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ वाराणसी में बनाए गए इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर भी गए। वाराणसी से पहले वो गोंडा और आजमगढ़ के दौरे पर थे। गोंडा में योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश सरकार गाँव में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट को बढ़ाने में जुटी है। योगी आदित्यनाथ ने तीसरी लहर में बच्चों को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। थर्ड वेव बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकती है। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम थर्ड वेव से पहले 12 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के अभिभावक स्पेशल बूथ स्थापित करके उन्हें वैक्सीनेट कर लें। कोरोना संक्रमण का खतरा देखते हुए 26 मई के किसान प्रदर्शन को स्थगित कराने की कोशिशें जारी हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज हरियाणा के हिसार में महापंचायत की, जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मई को देश में काला दिवस का ऐलान किया है। हम क्या कहीं जाल लग रहे हैं, यहीं रहेंगे, पार्क बढ़िया जगह, एक मोर्चा यहाँ खुल जाएगा। 26 मई को किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो रहे हैं। किसानों के देशव्यापी प्रदर्शन को कांग्रेस समेत 13 विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया विपक्ष मोदी विरोध के लिए किसानों की जान भी खतरे में डाल रहा है। कहते हैं जी सुझाव हमारा कोई नहीं है, काला कानून है, इसको वापस कर लो। ऐसे तो बात नहीं होती ना। तकलीफ आप बता नहीं रहे, आप कहते हैं इसको वापस कर लो, तो वो राजनीति है, वो आंदोलन नहीं है, वो किसान के हित की बात नहीं है। 26 मई के किसान प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस में मतभेद दिख रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह किसानों से प्रदर्शन स्थगित करने की अपील कर चुके हैं। कल अमरिंदर सिंह ने कहा था कि आंदोलनकारी कोरोना के सुपर स्प्रेडर न बने। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा का मामला आज राष्ट्रपति के पास और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कई पूर्व नौकरशाहों और राजनयिकों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को और 2000 से ज्यादा महिला वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना को चिट्ठी लिखी। दोनों चिट्ठियों में मांग की गई है कि चुनाव बाद हिंसा की जांच के लिए एसआईटी गठित हो। एसआईटी जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करे। सीमावर्ती राज्य होने से जांच एनआईए को सौंपी जाए। हिंसा के लिए उकसाने वाले नेताओं की पहचान हो। कानून का पालन न करने वाले अफसर दंडित हो। हिंसा के बाद पलायन करने वालों का पुनर्वास हो। हिंसा पीड़ितों के लिए राहत पैकेज घोषित किया जाए। राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी में 146 पूर्व नौकरशाहों और पूर्व राजनयिकों, जबकि चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी में 2093 महिला वकीलों के दस्तखत हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा में कई लोगों की मौत हुई थी। बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया था और असम की सीमा में शरण लेनी पड़ी थी। बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ यास तूफान आज देर रात देश के पूर्वी राज्यों में पहुंच जाएगा। पश्चिम बंगाल के तकरीबन 10 जिलों, ओडिशा के तटीय इलाकों और झारखंड में तूफान के सबसे ज्यादा असर की आशंका है। पश्चिम बंगाल में कल सुबह 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है, जबकि कल शाम और 26 मई की सुबह हवा की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच सकती है। तूफान से पहले ही इन राज्यों में बारिश शुरू हो गई है। एनडीआरएफ तूफान से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल में 35 टीमें और ओडिशा में 52 टीमें तैनात कर रही है। कुछ आंध्र प्रदेश, कुछ तमिलनाडु और एक टीम को अंडमान निकोबार में रखा गया है। 0 कैजुअलिटी का जो टारगेट है हम लोग उसको हासिल कर सके, इस पर काफी जोर दिया गया और काफी प्रचेष्टाएं की जा रही हैं। ओडिशा के बालासोर में ओडीआरएफ के 800 जवानों को तैनात किया गया है। बंगाल, ओडिशा और झारखंड के अलावा तूफान का असर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अंडमान में भी आने की आशंका है। यास तूफान की तैयारियों को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने
पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में ये तय हुआ कि इन राज्यों के 24 ऑक्सीजन प्लांट की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। ऑक्सीजन और वैक्सीन का बफर स्टॉक बनेगा। वेंटिलेटर पर कोविड मरीजों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए बिजली सप्लाई जारी रखी जाएगी। हालांकि बैठक के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल बड़ा राज्य है, लेकिन केंद्र ने छोटे राज्यों को ज्यादा मदद दी। Odisha we are giving 600 crore something. So Andhra Pradesh also 600 something crores. And Bengal they said 400 something crores. Then I told Amit Shah ji that why this discrimination? हालांकि गृह मंत्री ने साफ किया कि मदद की राशि वैज्ञानिक नजरिए से तय की जाती है। पहलवान सुशील कुमार मामले की जांच का जिम्मा दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच के रडार पर अब भी वो सभी लोग होंगे जिन्होंने सुशील कुमार की भागने के दौरान मदद की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उनमें से एक नाम उस लड़की का भी है जिसकी सफेद रंग की स्कूटी से मुंडका जाते वक्त सुशील कुमार और उसके साथी अजय को गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों के मुताबिक ये केस इसलिए भी क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है क्योंकि पहलवान सागर और पहलवान सुशील कुमार दोनों दिल्ली एनसीआर के दो अलग अलग गैंग से जुड़े हुए थे। सुशील कुमार का कनेक्शन जहां नीरज बवानिया के असौदा गैंग से बताया जा रहा है, वहीं सागर काला जठेड़ी गैंग का करीबी बताया जा रहा है। इस बीच नॉर्दर्न रेलवे से खबर है कि नॉर्दर्न रेलवे पहलवान सुशील कुमार को डिप्टी चीफ कमर्शियल मैनेजर के पद से सस्पेंड कर सकता है। ये कार्रवाई 48 घंटे के भीतर हो सकती है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.